जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ओके, हो तो आप सभी ठीक होंगे। मैंने ज्वाइन कर लिया है सेशन को, तो आप लोग भी काइंडली सेशन को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बेटा, इधर आ जाओ। जी स्टूडेंट्स, काइंडली ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच। यार टीवी बंद। थैंक यू वेरी मच। जी स्टूडेंट्स, काइंडली ज्वाइन कर लें। 20 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। काइंडली जो ज्वाइन कर लें वो अटेंडेंस पे लगा लें। जी 27 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। आइसक्रीम खा रही है, आइसक्रीम दी थी मैंने इसको, आइसक्रीम खा रही है। जाओ बेटा, मामा बुला रही है। 28 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। जी जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि हम लोग शुरू कर सकें। बेटा मुझे ना दो, आप जाके मामा को दो ना, मामा को दो मेरा बेटा। 31 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। बेटा मेरे गंदे हाथ। उधर जाओ, लेके जाओ उधर। 36 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। जी 39 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। जी 40 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिया। हम लोग शुरू करते हैं। बेटे जी, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो कि आपका थर्सडे को हुआ था, उसमें हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था जो स्टीराइल प्रेपरेशन का चैप्टर था। और उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक जनरल सा स्टीराइल प्रेपरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना सब? जी, अगर आप मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली मुझे बताइएगा। तो हमने वो शुरू किया था और उसके बाद हम लोगों ने कुछ फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। और वो फॉर्मुलेशन प्रिंसिपल्स जो हैं वो हम लोग दोबारा शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने व्हीकल्स जो हैं वो कंप्लीट किया था, और व्हीकल्स के बाद हम लोगों ने कुछ एडिड सब्सटेंसेस जो हैं वो डिस्कस किए थे। तो उन्हीं एडिड सब्सटेंसेस के अंदर आज जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं जनरली, जहाँ तक पारेंटल्स की बात है तो जनरली जो यूएसपी रेगुलेशंस कहती हैं वो ये कहती हैं कि आप यूनिट डोज कंटेनर जो है वो ज़्यादा, यूनिट डोज डोजेज फॉर्म जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें। मल्टी डोज जो वाइल्स हैं या मल्टी डोज जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनको आमतौर पे मना किया जाता है कि वो प्रोड्यूस ना किए जाएँ, या बहुत अच्छा ज़रूरत की अलग बात है। इसलिए जब यूनिट डोज कंटेनर हम लोग बनाते हैं, इसका यूनिट डोज वाइल्स बनाते हैं, यूनिट डोज एम्पूल्स बनाते हैं, तो आमतौर पर क्योंकि वन टाइम यूज़ होती है तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किए जाते। अब प्रिजर्वेटिव ऐड क्यों नहीं किए जाते हैं या उसका करने से क्या नुकसान होता है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिजर्वेटिव इटसेल्फ जो है वो क्योंकि सेल को ख़राब करता है, बैक्टीरियल सेल हो या कोई और पैथोजन हो तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो साथ ही साथ अगर उसकी क्वांटिटी जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वो चला जाएगा तो बॉडी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं है एंटी बैक्टीरियल एजेंट या एंटी माइक्रोबियल एजेंट का ऐड करना। बट क्योंकि कुछ हमें मल्टी डोज कंटेनर्स जो हैं वो बनाने पड़ते हैं, तो उसके अंदर फिर यूएसपी रिकमेंड करती है कि ठीक है जी, अगर आप मल्टी डोज वाइल्स बना रहे हैं तो उस केस में आप प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं। कॉमनली जो प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं उसके अंदर हमारे पास फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है,
और थिमेरासोल है जो कि 0.01% में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेंजोथोरियम क्लोराइड और बेंजोफोलियम क्लोराइड, ये दो भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये 0.01% क्वान्टिटी में इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फिनाइल, फिनोल एंड कैरिसोल, ये भी हम लोग यूज़ करते हैं 0.5% में। और क्लोरोब्यूटानॉल जो है 0.5% में, इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। जी बेटा आप देखिएगा, अब आएगी आपको आवाज़ फजीला। तो इन सारे एजेंट्स को हम लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। मोस्टली जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जी अब आप लोगों को आवाज़ आएगी। मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, उसमें फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है और 0.002% जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। और ये 0.002%, इसके अलावा जो मिथाइल हाइड्रोक्सी पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट है, ये 0.18% हम लोग यूज़ करते हैं। और इसको आमतौर पे हम लोग कंबाइन करते हैं विद प्रोपाइल पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट। ये पैराबीन्स होती हैं आपकी बेसिकली, ठीक है। वो 0.02% जो है वो हम लोग इन दोनों को 0.18% जो है वो पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट मिथाइल, और 0.02% जो है वो प्रोपाइल पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट, इसको कम्बिनेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेंजाइल अल्कोहल जो है, थैंक यू अहमद, जो बेंजाइल अल्कोहल है ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये आमतौर पे 2% जो है इसको हम लोग यूज़ किए जाते हैं, और ये भी फ्रीक्वेंटली यूज़ एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, ठीक है जी। सो दीज आर दी सम ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो कॉमनली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। बेंजाइल अल्कोहल, पैराबीन्स, फिनोल्स, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ हैं पैरेंटल प्रेपरेशंस के अंदर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, बेंजाइल अल्कोहल, पैराबीन्स एंड फिनोल, ये मोस्ट वाइडली यूज़ किए जाते हैं पैरेंटल प्रेपरेशंस के अंदर। जितने भी आपको मैंने बताया वो तमाम यूज़ होते हैं, लेकिन ये चंद ऐसे हैं जो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग यूज़ करते हैं। मर्क्यूराइड्स हैं, इसके अलावा ये पहले इनको मर्क्यूराइड्स को, जितने मर्क्यूराइल्स थे इनको पहले जो मर्क्यूरी सॉल्ट के साथ जो प्रिजर्वेटिव्स हैं पहले इनको यूज़ किया जाता था, लेकिन रिसेंटली इनकी टॉक्सिसिटी की, मर्क्यूरी की टॉक्सिसिटी की वजह से इनको अब यूज़ नहीं किया जाता। ऑलिजिनस प्रेपरेशन अगर हैं तो उसके अंदर कॉमनली एंटी माइक्रोबियल को यूज़ नहीं किया जाता। हेक्साइल रिसोर्सिनोल, फिनाइल मर्क्यूरिक बेंजोएट, इनको भी यूज़ करते हैं। ये मॉडरेटली बैक्टीरियोसाइडल है। इसमें जो हेक्साइल रिसोर्सिनोल है ये 0.5% की क्वांटिटी में यूज़ होता है, वेराज जो फिनाइल मर्क्यूरिक बेंजोएट है ये 0.1% की क्वांटिटी में यूज़ होता है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव शुड बी स्टडीड विद द फार्मूला, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी आप लोगों ने प्रिजर्वेटिव यूज़ करना है, ज़रूरी ये है कि उसको आप लोग चेक कर लें कि वो आपका जो फॉर्मूलेशन है उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। इसके अलावा ये तो हो सकता है कि जो प्रिजर्वेटिव आप लोगों ने सेलेक्ट किया है वो प्रिजर्वेटिव है तो वर्किंग में तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी प्रेपरेशन के अंदर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो अगर ऐसा कुछ होगा कि वो और आपकी प्रेपरेशन को अगर वो ख़राब करता है या उसकी शेल्फ लाइफ तक पूरा उसके इतना काम नहीं करता है या किसी वजह से कोई इंट्रैक्शन शो करता है तो वो भी ठीक नहीं होगा। बाइंडिंग एंड इनएक्टिवेशन ऑफ एस्टर्स ऑफ पहला हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बाय मैक्रोमोलिक्यूल सच एज पॉलीसॉर्बेट 80। अगर आपकी प्रेपरेशन में आपने पॉलीसॉर्बेट 80 को यूज़ किया है एज अ सरफेक्टेंट, और दूसरी तरफ आप जो प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं वो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आम तौर पे उसके साथ जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है और जो पॉलीसॉर्बेट 80 है ये आपस में मिल के एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जो इनएक्टिवेट कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस वजह से जो आपका प्रिजर्वेटिव होगा वो अपना इफेक्ट छोड़ देगा, ठीक है। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट बाय सल्फाइड रेजिड्यू इन द रबर क्लोयर। एक और प्रॉब्लम ये आता है कि आपको पता है कि वायल के ऊपर जो क्लोयर होता है वो रबर क्लोयर होता है, ये हम लोग पहले पैकेजिंग के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उस रबर के अंदर सल्फर सल्फाइड ग्रुप भी होता है, सल्फाइड भी होता है। अब जो सल्फाइड रबर के अंदर होता है ये आम तौर पे अगर आप ऐसा प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं जो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट की कैटेगरी है या फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट ही है, तो उसकी रिडक्शन करवा देगा ये सल्फाइड, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जहाँ पे आपने वायल में ऊपर रबर स्टॉपर लगाना हो वहाँ पे फिर फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट या इसका कोई मिलता जुलता प्रिजर्वेटिव आप यूज़ नहीं करेंगे।
प्रोटीन फार्मास्यूटिकल्स ड्यू टू लार्ज कॉस्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ आर प्रिपेयर टू बी यूज इन मल्टीपल फॉर्मुलेशंस। इंसुलिन है, ठीक है, इसके अलावा इंटरफेरॉन्स हैं, वैक्सीन्स हैं। ये क्योंकि महंगी प्रेपरेशंस हैं, पहले क्वेश्चन भी एक दफ़ा आया था कि जी मल्टी डोज इंसुलिन अवेलेबल होती ही नहीं होती। बेटा मैंने भी आपको बताया था कि अवेलेबल तो होती हैं, लेकिन आम तौर पे कोशिश ये की जाती है कि यूनिट डोज में महंगी आती है इसकी, और यहाँ पे अवेलेबल भी कम है, मल्टीपल डोज भी अवेलेबल होती है। तो ये आपका आंसर आगे के जो प्रोटीन फार्मास्यूटिकल्स हैं इंजेक्टेबल की फॉर्म में, इनको हम लोग बिल्कुल बनाते हैं मल्टीपल डोज में। रीज़न ये होता है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं। तो उस केस के अंदर आर प्रेफर टू बी यूज इन मल्टीपल फार्मुलेशन, बट सर्टन एजेंट्स आर रिएक्टिव विद एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। इसमें आमतौर पे जो एग्जांपल्स है उसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, सारग्रामोस्टिन्स हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं। ये जितनी भी प्रेपरेशंस हैं ये मल्टीपल डोज के अंदर आती हैं। लेकिन अगर इन प्रेपरेशन में से कोई ऐसी प्रेपरेशन होगी जो रिएक्टिव होगी विद द फार्मुलेशन या विद द प्रिजर्वेटिव, तो फिर उसको यूनिट डोजेज फॉर्म के अंदर भी बनाया जाएगा। सिंगल डोज कंटेनर डोंट हैव एंटी माइक्रोबियल एजेंट, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ICH CPMP गाइडलाइंस जो हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन है ICH। CPMP जो है वो कमेटी फॉर प्रोप्राइटरी मेडिसिनल प्रोडक्ट है। सच प्रिपरेशन मस्ट बी यूज इमीडिएटली विद इन 3 hours। Large volume single dose containers may not contain added antimicrobial preservatives. Special care in storage of such products after opening, especially TPN, good media for microbes। तो बेसिकली जो ICH है या CPMP गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि जो सिंगल डोज कंटेनर्स आप लोगों ने बनाने हैं विदाउट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, वो ओपन होने के विद इन 3 hours के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए। अगर आपने ओपन किया है 3 hours के अंदर इसको यूज़ नहीं किया तो बस फिर उसको आप ज़ाया कर दें, अदरवाइज़ वो कंटेमिनेशन कॉज कर सकता है। लार्ज वॉल्यूम जो पैरेंटल्स हैं लेकिन सिंगल डोज हैं, उसके अंदर भी जो ड्रिप्स है, अगर सिंगल डोज ड्रिप है आपके पास तो उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे TPN का जिक्र आया, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, हम क्लास में थोड़ी सी इस पर डिस्कशन भी कर चुके हैं। TPN जो हमारे पास होता है इसके अंदर हम लोग पेशेंट को ये डिलीवर करते हैं, ऐसे पेशेंट को जो बेड रिडन होते हैं या जो कोमा के अंदर होते हैं या जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, उनको फिर थ्रू TPN इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में ऐड किया जाता है। ये TPN जो बॉडी के अंदर ऐड किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में, इनको ये क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे और मीडियाज होते हैं, तो ये बेस्ट मीडियम होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो इनके लिए स्पेशल केयर रखनी चाहिए कि आप इनको बचाएं माइक्रोब से, और ऐसे इन्वायरमेंट प्रिपेयर करें जो स्टीराइल हो, और जब इसको एक दफ़ा ओपन किया जाए तो साथ ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए, रादर इसको ओपन करके रखा जाए। ये थे आपके एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ बफर्स जो हैं वो भी हम लोग ऐड करते हैं। एक और जो फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट है वो बफर्स हैं। लो बफरिंग कैपेसिटी सो दैट नॉट डिस्टर्ब द फिजियोलॉजिकल बफरिंग कैपेसिटी, सिट्रेट्स, एसीटेट्स और फॉस्फेट्स। जितने भी सिट्रेट्स हैं, जितने भी एसीटेट्स हैं और जितने भी फॉस्फेट्स हैं, ये सारे के सारे बफर्स होते हैं। बफर्स हम लोग ऐड करते हैं अपनी प्रेपरेशन के अंदर कि उसकी pH अल्टर ना हो। pH हम लोग किसी ख़ास pH के ऊपर अपनी प्रेपरेशन बनाते हैं। अगर उस ख़ास pH पे प्रेपरेशन बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगी तो वो कम से कम इरिटेशन कॉज करेगी। अगर उसकी pH या टॉनिसिटी जो है वो बदल जाती है, पहले pH चेंज होती है फिर टॉनिसिटी चेंज होती है, या पहले टॉनिसिटी चेंज होती है फिर pH भी चेंज होती है, ये वाइस वर्सा दोनों चीज़ें। तो अगर ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो फॉर्मुलेशन जो है फिर वो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, वो बॉडी के अंदर इरिटेशन कॉज कर सकती है। तो इसलिए लो कंसनट्रेशन में लो बफरिंग कैपेसिटी वाले बफर्स जो हैं, जिसमें सिट्रेट हैं, एसीटेट्स हैं और फॉस्फेट्स हैं, वो हम लोग ऐड करते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम लोग ऐड करते हैं अपने प्रेपरेशन के अंदर। इन एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर सोडियम सल्फाइड है, सल्फ्यूरस एसिड सॉल्ट्स हैं, ये कॉमनली यूज़ करते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड और सल्फ्यूरस एसिड, इनको हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। इसके अलावा EDTA इथाइल डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड को भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये भी इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बाय चिलेटिंग मेटालिक आयंस दैट वुड अदरवाइज कैटालाइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो समटाइम EDTA, बेसिकली तो EDTA जो है वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, लेकिन इसको ऑक्सीडेशन के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं। ये क्या करता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिलके चिलेट्स बना देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करवा देते हैं,
उनके साथ ये मिलकर चिलेट बनाता है और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फ्री रहता है प्रिपरेशन के अंदर लॉन्ग टाइम इफेक्ट देने के लिए। इसके अलावा कुछ हमारे पास और चीज़ें हैं जिसमें टॉनिसिटी एजेंट्स हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टॉनिसिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो आइसोटोनिक नहीं होगा तो फिर वो इरिटेशन कॉज करेगा, और इरिटेशन से ज़्यादा वो इंसुलिनेशन कॉज कर सकता है, वो ब्रस्टिंग ऑफ द सेल कॉज कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो हाइपर है या हाइपो है कंसनट्रेशन में। सो इसके लिए मोनो या डाइसेक्राइड्स जो हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं। मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड ये हम लोग यूज़ करते हैं इसकी टॉनिसिटी को मॉडिफाई करने के लिए। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि सोडियम क्लोराइड हम लोग यूज़ करते हैं 0.9% बोरिक एसिड का मैंने आपको बताया था, और जो ग्लूकोज है 5% वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं अपनी प्रेपरेशंस के अंदर। इसके अलावा पहले जिक्र हुआ था क्रायो प्रोटेक्टेंट्स का और लाया प्रोटेक्टेंट्स का। तो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स और लाया प्रोटेक्टेंट्स वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो फ्रीजिंग और ड्राइंग से आपके प्रोडक्ट को बचाते हैं। क्रायो प्रोटेक्टेंट्स जो हैं ये फ्रीजिंग से बचाते हैं। अगर आपने अपना प्रोडक्ट जो है, आमतौर पे हम लोग फ्रिज में तो नहीं रखते उसको, लेकिन जिस जगह पे प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 0 से कम है और कोई एक्सपोजर आ गया है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन या ड्यूरिंग यूज़ से पहले एक्सपोजर आ गया ऐसा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो फ्रीज़ होने की तरफ जा रहा है, तो फ्रीजिंग तो प्रोडक्ट को ख़राब कर देती है। तो ऐसे इंग्रेडिएंट जो प्रोडक्ट को फ्रीज़ होने से बचाते हैं वो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स कहलाते हैं। फिर दूसरा लाया प्रोटेक्टेंट्स है। मैंने आपको बताया था कि पारेंटल के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर, कि पारेंटल में सबसे जो एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है वो लायोफिलाइजेशन होता है। और लायोफिलाइजेशन में आपको पता है इसको फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रीज ड्राइंग या ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट को, अगर आप जो प्रोडक्ट को ड्राई करेंगे तो देयर आर चांसेस कि उसके अंदर से लिक्विड जब निकलेगा तो डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोडक्ट हो जाए। तो उस डीनेचुरेशन से बचने के लिए हम लोग फिर लाया प्रोटेक्टेंट्स जो हैं वो ऐड करते हैं, और ये लाया प्रोटेक्टेंट्स जो हैं ये फिर आपके प्रोडक्ट को ड्राइंग में डीनेचर होने से बचाते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास शुगर सुक्रोज जो है, या ट्राईहेलोज सुक्रोज, अमाइनो एसिड जिसमें ग्लाइसिन है, लाइसिन है, पॉलीमर जिसमें लिक्विड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, डेक्स्ट्रैन है, पॉली अल्कोहल में मैनिटोल है, सॉर्बिटोल है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपको क्रायो प्रोटेक्टेंट और लाया प्रोटेक्टेंट इफेक्ट्स देते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक हमारे पास जो है ये जो एक्सिपिएंट स्ट्रीट, हाँ जी, यहाँ तक हमारे पास जो फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट हम लोग जो हैं जो हमारे पास अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो हम लोग प्रोडक्शन फैसिलिटी को शुरू करते हैं। मुझे 1 मिनट दें, मैं नोट्स जरा उसके निकाल। जी स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा शुरू करते हैं। माज़रत, मैं नहीं पहले निकाल सका था। नेक्स्ट जो हमारे पास इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो है प्रोडक्शन फैसिलिटी का। प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है, अब थोड़ी सी चीज़ें कुछ यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास दो, अगर मैं देखूँ कॉमनली हमारे पास 3 किस्म की प्रेपरेशंस बनती हैं। कुछ ओरल प्रेपरेशंस होती हैं, कुछ ट्रांसडर्मल प्रेपरेशंस होती हैं, और कुछ पैरेंटल प्रेपरेशंस होती हैं। जहाँ तक बात है ओरल प्रेपरेशंस की, तो मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर इनसाइड द इंडस्ट्री, हम वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर रखते हैं अपनी ओरल सेक्शन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द कॉरिडोर्स। जहाँ तक बात है कॉरिडोर्स की, तो कॉरिडोर्स आमतौर पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होते हैं। जब भी किसी ऐसे सेक्शन का डोर ओपन होता है जहाँ पे ओरल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो एयर जो है वो कॉरिडोर से अंदर जाती है उस रूम के अंदर।
जब ये काम होता है तो उस रूम की एयर जहाँ पे ओरल प्रेपरेशन बन रही होती है वो कॉरिडोर में नहीं आएगी और कॉरिडोर से पूरे फैक्ट्री के अंदर नहीं फैलेगी। रीज़न पीछे ये होता है कि अगर वो प्रोडक्ट जो है वहाँ से निकल के, क्योंकि जब मिक्सिंग होती है तो प्रोडक्ट उड़ता है, अगर वो प्रोडक्ट वहाँ से निकल के पूरी इंडस्ट्री के अंदर फैल जाएगा तो फिर वो हर प्रोडक्ट को अडल्ट्रेट करेगा। इसलिए वहाँ पे पार्शियल नेगेटिव प्रेशर रखा जाता है। वेयर एज पैरेंटल के केस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमेशा पार्शियल पॉजिटिव प्रेशर रखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉरिडोर, ताकि जब भी दरवाज़ा ओपन हो तो जो एयर पैरेंटल सेक्शन के अंदर है वो बाहर आए। रीज़न ये है कि वो एयर स्टीराइल होती है, तो अगर बाहर से एयर अंदर जाएगी तो वो नॉन स्टीराइल होगी और प्रोडक्ट को आपके एरिया जो मेंटेन किया होता है स्टेरिलिटी के हिसाब से उसको ख़राब करेगी। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को सामने रख के सबसे पहले हम लोग जो हैं प्रोडक्शन फैसिलिटी को हम लोग उसको शुरू करते हैं। अगेन ये रिमिंगटन से मैं करवा रहा हूँ आपको, और ये पेज नंबर है 814। इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टीराइल प्रोडक्ट के जो GSP ने रूल बताए हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए। जो मटेरियल इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे वो स्मूथ होना चाहिए, क्लीनेबल होना चाहिए और इम्परवियस टू मॉइस्चर होना चाहिए। मीन्स में मॉइस्चर उसको ख़राब ना करे, स्मूथ हो और सफाई के काबिल हो। ठीक है, अगर स्मूथ नहीं होगा, खुरदरा होगा, तो उसमें जब पोर्स बनेंगे उस पोर्स में माइक्रोब जो है वो स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे कॉलोनाइज हो सकते हैं माइक्रोब। तो हमने इस चीज़ को बचाना होता है कि हमारे माइक्रोब जो हैं वो वहाँ पे कॉलोनाइज ना हो। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेस जो है वो मीट करे CGMP करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को कंप्लाइंस करे, तो जो स्टैंडर्ड है उसको कंप्लाई करे। फंक्शन एरिया के अंदर आपके पास वेयर हाउसिंग और प्रोक्योरमेंट का एरिया होता है, कंपाउंडिंग फॉर्मुलेशन का एरिया होता है। जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त स्पेसिफिकली स्टीराइल प्रोडक्ट की एरिया की, मटेरियल जो एरिया होता है जिसमें आपका कंटेनर क्लोजर और इक्विपमेंट्स आते हैं। इसके अलावा प्रेपरेशन एरिया होता है, फिल्ट्रेशन एरिया होता है, स्टीराइल रिसीविंग एसेप्टिक फिलिंग एरिया होता है, स्टॉपरिंग एरिया होता है जहाँ पे स्टॉपर लगाते हैं, लायोफिलाइजेशन अगर करनी है तो उसका एरिया होता है, पैकिंग का एरिया होता है, लेबलिंग का एरिया होता है और क्वारंटीन का एरिया होता है। तो ये तमाम एरियाज़ जो हैं ये फंक्शनल एरियाज़ होते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू दी में से प्रोडक्ट के हवाले से, स्टाइल प्रोडक्ट के हवाले से। एक चीज़ यहाँ पे आपको जब रेमिंगटन में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक इसका लेआउट भी आपको मिलेगा, उसको भी देखिएगा ज़रूर कि वो लेआउट जो है वो कैसे बनाया गया है और उसमें किस चीज़ का ख्याल रखा गया है। एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट फॉर स्टीराइल प्रोडक्ट्स एसेप्टिक एरिया द डिज़ाइन टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट वेयर अ स्टीराइल प्रोडक्ट इज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। इसकी कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन ऐसे होता है कि आपको ये पता होता है कि आपने एक स्टीराइल प्रोडक्ट को जब पैक करना है या उसको फिल करना है तो स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपको उस प्रोडक्ट को जो कि स्टीराइल है आपको इन्वायरमेंट में एक्सपोज करना है। तो अगर आपकी इन्वायरमेंट स्टीराइल नहीं होगी तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट भी स्टीराइल नहीं रहेगा। तो आपको इन्वायरमेंट ऐसे डिवाइस कर डिज़ाइन करनी होती है कि आपकी इन्वायरमेंट जो है वो स्टीराइल रहे। द डिज़ाइन एंड कंट्रोल ऑफ द एसेप्टिक एरिया इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द प्रेजेंस ऑफ कंटामिनेशन। ये मैं आपको बता के ऐसे बनाई जाती है कि कंटामिनेशन वहाँ पे ना हो। बैरियर्स जो हैं वो वहाँ पे होते हैं, इन बैरियर्स को जो कि कंटामिनेशन को बचाते हैं। इसके अंदर इन बैरियर्स में हमारे पास बफर्स हैं, सील्ड वॉल्स हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक डोर्स हैं, एयर लॉक्स, बफर्स मैंने बताया था एयर लॉक्स हैं, पास थ्रू विंडोज़ होती हैं और इसके अलावा प्लास्टिक कर्टन हम लोग यूज़ करते हैं। ये तमाम फीचर जो है या उस एरिया के अंदर यूज़ किए जाते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टीराइल रहे। जो जनरल फ्लो प्लान है इसका, जिस तरीके से प्रोडक्ट मूव करता है उसके अंदर क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ द पैरेंटर फ्रॉम वेयर हाउस आफ्टर रिलीज टू द कंपाउंडिंग एरिया। आपने जब मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले आपके जो प्रोडक्ट्स पड़े, जो रॉ मटेरियल पड़ा होता है वो पड़ा होता है आपका वेयर हाउस के अंदर। तो वेयर हाउस से उस मटेरियल को रिलीज़ किया जाता है कंपाउंडिंग एरिया के अंदर और टू द मटेरियल सपोर्ट एरिया। अब हमारे पास किस किस किस्म के कौन कौन सा सामान होता है, फॉर एग्जांपल अगर पैरेंटर एम्प्यूल बना रहे हैं तो एक तो प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल है जितना भी आपके पास, उसमें वाटर है, उसके अंदर मतलब व्हीकल है, उसके अंदर कोई बेसिस हैं, उसके अंदर कोई एक्टिव है, उसके अंदर और जितनी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है वो सारी चीज़ें। नंबर 2 उसके अंदर एम्प्यूल है जो आपने फिल करना है। एम्प्यूल के साथ उसका पैकेजिंग का सारा सामान है जिसके अंदर आपकी आउटर कार्टन आता है, लेबल तो इसके ऊपर प्रिंटेड हुआ होता है, बल्कि आउटर कार्टन आता है, लीफलेट आता है और 100 चीज़ें आती हैं। समटाइम वो
ब्रेक करने के लिए वो छोटा सा एक कैप सा होता है जो लगा के आप ब्रेक करते हैं एम्प्यूल को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें से वो जो कंपाउंडिंग जिनकी होनी है रॉ मटेरियल वो कंपाउंडिंग एरिया में चला जाएगा, और जो मटेरियल इसके अलावा है वो मटेरियल सपोर्ट एरिया के अंदर चला जाएगा फॉर कंटेनर और इक्विपमेंट जो उसके अंदर ऐड करने हैं। आफ्टर प्रॉपर प्रोसेस इन दिस एरिया कंपोनेंट फ्लो इनटू दिस द सिक्योरिटी ऑफ एसेप्टिक। अब ये जो कंपाउंडिंग एरिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो भी मटेरियल पारेंटल में यूज़ करते हैं वो सारा स्टीराइल होता है, लेकिन वो कंटेनर तो रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ था ओपन ही, तो कंटेनर स्टीराइल नहीं होगा, उसके अंदर प्रोडक्ट स्टीराइल होगा। तो आप जब कंपाउंडिंग एरिया में उसको लेके आते हैं तो कंपाउंडिंग एरिया के अंदर उसकी मॉपिंग की जाती है, उसको स्टीराइल किया जाता है IPA के साथ। स्टीराइल करने के बाद फिर पास थ्रू विंडो से, एयर क्लॉक से, एयर कर्टन से फिर उसको स्टीराइल एरिया के अंदर भेजा जाता है ताकि वो साफ़ होकर वहाँ जाए। सेम इज़ द केस जहाँ तक बात है आपके कंटेनर या एम्प्यूल्स की, तो एम्प्यूल्स की वॉशिंग होती है। एम्प्यूल को प्रॉपर वे में पहले वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद लास्ट में उसी पानी से, जिस पानी से उसको फिल करना होता है, डिस्टिल वाटर, डबल डिस्टिल्ड, RO वाटर, स्टीराइल वाटर से रिंस किया जाता है। रिंस करने के बाद इंडस्ट्री के अंदर 2 वे ड्रायर होता है या 2 वे ऑटोक्लेव होता है, 2 डोर ड्रायर या ऑटोक्लेव होता है। आमतौर पे उन एम्प्यूल्स को एक साइड से जो वॉशिंग एरिया होता है जो कि स्टीराइल नहीं होता, वहाँ से एक डोर, दूसरा डोर क्लोज होता है जो स्टीराइल एरिया में ओपन होता है उसका वो क्लोज होता है, और वो साइड ऑटोक्लेव की या ड्रायर की जो है टूवर्ड्स दी क्या कहते हैं आप वॉशिंग एरिया, उसको ओपन करके तमाम एम्प्यूल्स को ओवन के अंदर या ड्रायर के अंदर या ऑटोक्लेव के अंदर रख दिया जाता है और ऑटोक्लेव को चला दिया जाता है सर्टन टाइम, जो भी ऑटोक्लेव के अंदर जिसमें उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। इसके बाद दूसरी साइड से जो साइड स्टीराइल एरिया के अंदर ओपन होती है वो साइड ओपन की जाती है और एम्प्यूल को वहाँ से निकाल लिया जाता है। इस तरीके से स्टीराइल एम्प्यूल जो हैं वॉश होने के बाद आपके स्टीराइल एरिया के अंदर पहुँच जाते हैं। आफ्टर प्रॉपर प्रोसेस इन दिस एरिया कंपोनेंट्स फ्लो इनटू द सिक्योरिटी ऑफ द एसेप्टिक एरिया, फिलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे एक तरफ से आपका प्रोडक्ट आ गया कंपाउंड होके, दूसरी तरफ से आपका पैकेजिंग मटेरियल, आपका एम्प्यूल आ गया। अब इस एरिया में फिलिंग होगी। ये वो एरिया है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट के साथ, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एरिया हाईली स्टीराइल हो और नॉन कंटामिनेटेड हो। आफ्टर फिलिंग प्रोडक्ट पासेज इनटू द क्वारंटाइन। आपको पता है कि सारे प्रोसेस के बाद आपका प्रोडक्ट जो है वो जो फिल हो जाता है वो सील होता है, एम्प्यूल सील होता है, फिर वो क्वारंटीन में चला जाता है। वहाँ से नेसेसरी एक्शंस के लिए उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए उसको वहाँ रखा जाता है 14 डेज़ के लिए। प्रोडक्ट को वहाँ से सैंपल विड्रॉ करता है, क्वालिटी कंट्रोल ब्रेक करता है, उसको एक मीडिया के ऊपर प्रोडक्ट को निकालता है, उस मीडिया को इनक्यूबेट करता है ताकि देखा जाए कि कंटामिनेशन तो नहीं हो रही। उसके अंदर कंटामिनेशन अगर होगी तो कॉलोनीज़ बनेगी। इसके अलावा जब ये आपका प्रोसेस सारा हो जाता है फिर फाइनल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, जिसको टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हम लोग फिल्ड प्रोडक्ट को रखते हैं ऑटोक्लेव के अंदर और उसको स्टीराइल करते हैं, और उस स्टेरिलिटी को हम लोग टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, जो प्रोडक्ट को मार्केट करने से पहले की जाती है। ठीक है जी। प्रोडक्ट तब तक मार्केट नहीं होता जब तक तमाम टेस्ट जो हैं उसमें कंडक्ट ना हो जाएं, बैच का रिकॉर्ड ना बना लिया जाए और प्रोडक्ट को कंप्लाई विद स्पेसिफिकेशन अगर प्रोडक्ट नहीं है तो तब तक हम उसको मार्केट नहीं करते। ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है आज हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ तक हम आज इसको ख़त्म कर रहे हैं। आ जाएँ, यहाँ तक हम आज इसको ख़त्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक जो है आप लोग कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने करना है आप मेरे से कर सकते हैं, फिर अदरवाइज़ चलो हाँ सबको हाय कर दो। चलो हाय हो गया, चलो अब जाओ। क्या खा रही हो? लेक्चर चल रहा है माजी। चलो जी, फिर आना है आओ। चला हाँ ये खाएं। ये ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है बच्चों तो आप लोग मेरे से कर सकते हैं। क्या शक्लें बना रही हो विमल? क्या खा रही हो? तो सबको हाय बोल दो। हाय। आपने पढ़ना है? पढ़ना है? क्या पढ़ना है? पेंसिलें दे दूं? पेंसिलों को क्या करना बेटा आपने? चलो जी, कोई क्वेश्चन है बच्चों तो ठीक है, अदरवाइज आई एम साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। मीनवाइल एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिकल्स जो हैं वो सॉफ्ट फॉर्म में आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
आप उनको राइट अप कर लेंगे अपनी कॉपी के अंदर, और अपनी कॉपी भी साथ साथ जो है वो आप कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है जी, वो मैं अभी आपके CRGR के हैंड ओवर कर दूंगा इंशाल्लाह। आपके ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा प्रैक्टिकल्स, और आप उनको राइट अप कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर के साथ में मैं मेंशन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है। हाँ, एक चीज़ और काइंडली थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ताहिर साहब की तरफ से ये पैगाम है आपके लिए, और टीचर की तरफ से भी काइंडली जो ग्रुप्स बनाए गए हैं उसको चिट चैट जोन ना बनाएं। अगर आपने कोई चिट चैट जोन बनाना है तो एक और ग्रुप बना लें, उसके अंदर आप लोग चिट चैट्स कर सकते हैं। काइंडली ये ग्रुप्स हमने टीचिंग के लिए बनाए हैं, तो इसके अंदर काइंडली चिट चैट ना किया करें, वो फिर इट डजंट लुक गुड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।